कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट देखेंगे, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। एक बार फिर से देखेंगे, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट देखेंगे, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है, 1638 से 1707 एडी। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से 1707 एडी। चलिए प्राचीन भारत देखेंगे। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्विपायन व्यास वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए अब इन 4 वेदों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हांत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के कर्मशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट देखेंगे, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को में स्पष्ट विभेद करता है। एक बार फिर से देखेंगे, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया
2004 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। एक बार फिर से देखेंगे, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए अब यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। सामवेद, शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट देख लेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए अथर्ववेद देखते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सब गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काष्ठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोट देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। चलिए अब देखते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए हम लोग देख लेंगे वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व
कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब देखेंगे हम लोग वेदांग एवं सूत्र के बारे में। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए पुराण के बारे में देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण और उनसे संबंधित वंश देख लेंगे। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश। नोट देखेंगे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म
की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां कौन कौन सी हैं, देखेंगे। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। उसके बाद है हेरोडोटस के बारे में। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरे हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।
इसके बाद देखेंगे वेनसांग के बारे में। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट देखेंगे, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद देखेंगे इत्सिंग के बारे में। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चलिए अब देखते हैं अरबी लेखक। सबसे पहले अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद इब्न बतूता के बारे में देखेंगे। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। चलिए देखते हैं अन्य लेखक और कौन कौन से हैं। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे हैं मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और अब देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या क्या है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है 1400 ईसा पूर्व से अभिलेख बोगाज कोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस से वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम
दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शौहगौड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं। अभिलेख और उनके शासक देखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख के शासक है कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक है कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख शासक है रुद्रदामन। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख शासक है रुद्रदामन। नासिक अभिलेख शासक है गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख शासक है गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं। अभिलेख और उनके शासक देखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख के शासक है कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक है कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख शासक है रुद्रदामन। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख शासक है रुद्रदामन। नासिक अभिलेख शासक है गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख शासक है गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट देख लीजिए। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट देखेंगे। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुआ है। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेशर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदुरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर,
दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित वर्णन उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ी नहीं जा सके। चलिए कुछ संस्कृति और उनके वर्तन देखेंगे। मालवा संस्कृति, काला तथा लाल। मालवा संस्कृति में काला तथा लाल बर्तन थे। बुर्जहोम धूसर, बुर्जहोम धूसर, जोखे लाल और दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर। दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी जिसका प्राप्ति स्थल है अतिरमपक्कम था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं जो कि पहली फसल है एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिभा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लवावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी के जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफा पुरासानिक आवासीय पुरास्थल है। यह यदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है।
इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट देखेंगे, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। चलिए अब देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इसके बारे में नोट देखेंगे। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी